मध्याह्न नमस्कार बेटा आप सभी को। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। 2 दिन से हमारी क्लास जो चल रही थी वो हमारी इसी विषय से संबंधित थी, उपसर्ग एवं प्रत्यय। परसों की क्लास में उपसर्ग का ज्ञान हासिल किया, कल की क्लास में उपसर्ग का हमने दोहरान किया और साथ में प्रत्यय के विषय में जानकारी हासिल करी। प्रत्यय में हमने पढ़े थे स्रोत के आधार पर और प्रकृति के आधार पर इन प्रत्ययों का वर्गीकरण किया गया था। एक तो था स्रोत के आधार पर और दूसरा था प्रकृति के आधार पर। स्रोत के आधार पर वही थे जो हमने हिंदी ये उपसर्ग में पढ़े थे, तत्सम के प्रत्यय, तद्भव के प्रत्यय और आगत प्रत्यय। और यही जो तत्सम के प्रत्यय हैं इनको ही प्रकृति के अंदर डिवाइड किया गया है, कृत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय। तो बेटा ये जो कृत प्रत्यय है ये मूल रूप से संस्कृत के ही शब्द हैं, जो लगभग संस्कृत के धातु यानी क्रिया के जो मूल रूप है उनके साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। और संस्कृत के वही शब्द जो हिंदी भाषा में रूपांतरित होकर प्रयुक्त किए गए हैं उन शब्दों के साथ यानी जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण है उनके साथ में प्रयुक्त होने वाले जो प्रत्यय है वो सारे क्या कहलाते हैं? तदित प्रत्यय कहलाते हैं। कल हमारा जो कृत प्रत्यय का ज्ञान है वही उसी ज्ञान को और आगे की और उत्तरोत्तर क्रम में लेते हुए हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो कृत प्रत्यय है, ये कृत प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय जिस भी मूल शब्द के साथ में जुड़ते हैं, जिस किसी मूल शब्द के साथ में जुड़ते हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं, कृदंत कहते हैं। और जिन मूल शब्दों के साथ में तदित प्रत्यय जुड़ता है उनसे निर्मित होने वाले शब्दों को तदितांश कहा जाता है। ठीक है। अब कृत प्रत्यय में कौन कौन से उदाहरण हमने किए थे? आपने संस्कृत की भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया था। संस्कृत की भाषा के जो मुख्य मुख्य शब्द थे उन शब्दों में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो धातु में प्रयुक्त किए जाते हैं? क्रिया का मूल रूप धातु है और धातु के शब्द कौन से हैं? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, लिख धातु, पठ धातु, गम धातु, क्री धातु, ध्री धातु, दृश्य धातु। ठीक है। अब इनके साथ में हम कृदंत प्रत्यय लगाते हैं। लिख प्लस अक प्रत्यय जोड़ दिया। जो लिख प्लस अक शब्द से बनना है वो नया शब्द क्या बनेगा? लेखक। मान लो इसके साथ में मैंने एक दूसरा प्रत्यय जोड़ा, लिख के साथ में अन्य प्रत्यय, तो नया शब्द क्या बना? लेखन। मैंने पठ धातु के साथ अन्य प्रत्यय जोड़ दिया, ये भी संस्कृत का ही प्रत्यय है। आपने ध्यान दिया हो, थोड़ा आपने स्मरण किया हो अपने पूर्व कक्षा के किसी ज्ञान को जिसमें प्रत्यय के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। अन्य प्रत्यय है, इसे पठ धातु के साथ जोड़ा गया और नया शब्द क्या बनेगा? पठनीय। दृश्य के साथ अन्य प्रत्यय जोड़ दिया, नया शब्द क्या बना? दर्शनीय। ध्रे धातु है, तव्य प्रत्यय है, या क्री धातु है, तव्य प्रत्यय है, ये भी संस्कृत का ही प्रत्यय है जिसे कृत प्रत्यय कहा गया है। तो नया शब्द क्या बनेगा? क्री धातु तव्य प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द क्या बना? कर्तव्य। और ध्री धातु तव्य प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द क्या बना? ध्यातव्य। ध्यातव्य। इसी तरह से गम धातु, गम धातु और अन्य प्रत्यय, अन्य प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा? नया शब्द बना गमन। ठीक है। ये शब्द है, ये जो शब्द हैं जिनमें कोई ना लगा कोई ता लगा, ये कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये अपने मूल रूप में है। और इसी क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु। तो प्रत्यय कृत की यहाँ परिभाषा प्रकट होती है कि धातुओं के साथ में पीछे प्रयुक्त होने वाले जितने भी प्रत्यय हैं उनसे निर्मित होने वाले शब्द वो कृदंत कहलाते हैं। और इन प्रत्ययों को हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय कहेंगे।
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रत्यय और लिया, अगर मैं भिक्ष धातु के साथ उक प्रत्यय लगाऊं या भाव धातु के साथ उक प्रत्यय लगाऊं तो क्या बन जाएगा? यहाँ नया शब्द बनेगा भिक्षुक और यहाँ शब्द बनेगा भावुक। इसी तरह से अगर मैंने उप प्रत्यय के साथ साथ आपने 8वीं कक्षा में स्वर, फिर से मैं अपनी बात का दोहरान कर रही हूँ कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इन धातुओं के साथ में पीछे जो प्रत्यय जुड़ते हैं और जिन नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं तो वो नवीन शब्द कहलाते हैं कृदंत, और इन प्रत्ययों को कहते हैं कृत प्रत्यय। इन प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नवीन शब्द बनाते हैं या उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है, स्रोत के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। स्रोत के आधार पर संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय या आगत प्रत्यय कहे जाते हैं, और प्रकृति के आधार पर इनको 2 हिस्सों में बांटा, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किन्हें कहा गया है? कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किसी क्रिया के मूल रूप यानी धातु के अंत में जुड़ते हैं और नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्ययों के योग से जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं। अब बात आती है हमारी तदित प्रत्यय की। ध्यान दीजिएगा बेटा, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय में अंतर आपसे पूछा जा सकता है और कई बार परीक्षा में इस तरह के प्रश्न शामिल किए जाते हैं कि कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो तदित क्या है? तदित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। बेटा मैंने पहले आपको बताया कृत प्रत्यय, जैसे मैंने पठ धातु ली, पठ से शब्द बना पढ़, पढ़ के पीछे ना प्रत्यय जुड़ गया तो ये शब्द बना पढ़ना। पढ़ना, यहाँ ये पढ़ना क्या है? ये पढ़ना शब्द जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण इनमें से है, तो ये नया क्रिया शब्द बना। इस क्रिया शब्द में आई प्रत्यय जोड़ दिया और फिर से एक नया शब्द बन गया, वो क्या बना? पढ़ाई। ठीक है, ये संज्ञा के अंदर शामिल हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा ईमान। ईमान शब्द के साथ में मैंने दार प्रत्यय जोड़ा तो यहाँ पे नया शब्द बना ईमानदार। इसी से हमने फिर से विशेषण बनाया ई प्रत्यय जोड़ के, और वो क्या बन गया? नया शब्द ईमानदारी। मैंने यहाँ पे लिखा चमक। चमक के साथ में मैंने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? चमकी। और मैंने इसी चमक शब्द के साथ में इला प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या शब्द बनेगा? चमकीला, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा नीति। नीति के साथ में एक प्रत्यय जोड़ा, या मैंने शब्द लिखा भूगोल। भूगोल के साथ में मैंने एक प्रत्यय जोड़ा तो नया शब्द क्या बनेगा? नीतिक। गलत है, नीतिक नहीं बोलेंगे हम, इसे क्या कहेंगे? जब इसमें प्रत्यय जुड़ जाता है तो नए शब्द बनते हैं, तो नया शब्द बनने के कारण इसमें क्या आएगा? बदलाव आ जाएगा, और इसी बदलाव के कारण यहाँ पर इसे हम नीतिक ना कहकर क्या कहेंगे? नैतिक कहेंगे। इसी तरह से भूगोल शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा, क्या नया शब्द बना? भूगोलिक। नहीं, गलत होगा, इसको नया शब्द लेंगे हम भौगोलिक। मैंने शब्द जोड़ा यहाँ पे राष्ट्र, या मैंने जोड़ दिया भारत। ये शब्द है, इसके साथ में मैंने इन्हें प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन जाएगा? ये यहाँ पे राष्ट्रीय।
क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय। और यहाँ नया शब्द क्या बनेगा? भारतीय। मैंने यहाँ शब्द लिया गरम, इसके साथ आहट प्रत्यय जोड़ दिया, नया शब्द क्या बनेगा? गर्माहट। ठीक है। मैंने यहाँ पे ईर्ष्या शब्द लिया, ईर्ष्या भी अपने आप में संज्ञा शब्द है, इसके साथ में आलू प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा नया शब्द? ईर्ष्यालु। नया शब्द बन गया, है ना। इसी तरह से मैंने यहाँ पे सुनार शब्द लिया। अब इन्हीं शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द भी बनते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते हैं? सुनार के साथ मैंने इन प्रत्यय जोड़ा, नया शब्द क्या बना? सुनारिन। ठीक है। यहाँ लिंग परिवर्तन भी हो गया और नवीन शब्द का निर्माण भी हो गया। मान लो मैंने यहाँ नी प्रत्यय जोड़ा और सेठ शब्द लिया, तो क्या बन जाएगा नी प्रत्यय जोड़ने से नया शब्द? सेठानी। यहाँ पे भी लिंग परिवर्तित हो गया। मान लो मैंने यहाँ लिखा शेर, इसके साथ में नी प्रत्यय जोड़ा और नया शब्द क्या बन गया? शेरनी। मोर शब्द के साथ में भी यही प्रत्यय जोड़ा, नया शब्द क्या बना? मोरनी। ये इन इतने सारे शब्दों का उदाहरण आपके समक्ष इसीलिए उपस्थित किया जा रहा है ताकि आप लोगों को ये ज्ञात हो जाए कि ये सारे शब्द यहाँ पर क्या है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है। सर्वनाम मैंने यहाँ पे लिया अपना, अपना शब्द के साथ में मैंने पन प्रत्यय जोड़ दिया, तो नया शब्द क्या बना? अपनापन। इसी तरह से बच्चा शब्द संज्ञा है, इसके साथ में पन प्रत्यय जोड़ दिया और नया शब्द क्या बना? बचपन। इतने शब्दों को याद रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हम मूल शब्द का पता लगा लेते हैं तो मूल शब्द के साथ साथ हम प्रत्यय जोड़कर नवीन शब्दों का जो निर्माण कार्य करते हैं उनसे हमें ये ज्ञात हो जाता है कि इसमें मूल शब्द कौन सा है और किस रूप में आएगा और प्रत्यय कैसे निकलेगा। मान लो मैंने यहाँ पर आपको एक शब्द दिया ऐतिहासिक। अब हमें यहाँ पर कैसे पता लगाना है कि इसमें मूल शब्द कौन सा है? पहले देखो इक, ये ई की मात्रा और क, ये तो हमने यहाँ पर इसके प्रत्यय को अलग कर दिया। छोटी की मात्रा है तो छोटी ई ही लगी और क का आ गया, यानी प्रत्यय हमें पता चल गया कि इसमें इक प्रत्यय है। और साथ में ऐतिहास कोई शब्द होता है क्या? नहीं ना, ऐतिहास नहीं बोला जाता, उस शब्द को क्या बोला जाता है? इतिहास। तो हम यहाँ पर इस मूल शब्द को लिख देंगे इतिहास। इतिहास प्लस इक और नया शब्द बना ऐतिहासिक। समझ आया? मान लो मैंने आपको यहाँ एक शब्द दिया वैज्ञानिक, शब्द है वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक शब्द में आपको कैसे पता चलेगा कि मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है? तो मैंने यहाँ पे उस शब्द को लिख दिया वैज्ञानिक। जैसे मैंने अभी आपको बताया छोटी ई की मात्रा और यानी पीछे का प्रत्यय हमें तो पता चल गया इस है। वैज्ञान का कोई शब्द होता नहीं, उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान। सार्थक रूप में वो शब्द क्या बोला जाता है? विज्ञान। हमने इसको यहाँ लिख दिया विज्ञान। ठीक है। अब यहाँ विज्ञान प्लस एक मेल होने से नया शब्द क्या बना? वैज्ञानिक। कई बार ऐसे शब्द आपके समक्ष उपस्थित किए जाते हैं और उनमें पूछा जाता है बताइए इन प्रस्तुत शब्दों में उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके समक्ष सुसंस्कारित, ये शब्द है। अब सबसे पहले हमें क्या काम करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग आगे जुड़ते हैं। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे मूल शब्द। मूल शब्द इसके पश्चात आता है और अगर पीछे प्रत्यय हो तो मूल शब्द के पीछे क्या लिखा जाएगा? प्रत्यय लिखा जाएगा। और अब हम अपने इस दिए गए शब्द को यहाँ पर विच्छेदित करके लिखेंगे, अलग अलग बांट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, शब्द है हमारा सुसंस्कारित, ए और स यानी प्रत्यय हमने निकाल लिया इस, सु यहाँ पर उपसर्ग निकल गया, संस्कार यहाँ पर मूल शब्द निकल गया, संस्कार।
तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों का जो तरीका है वो क्या होगा कि उपसर्ग की परिभाषा दीजिए, 100 उदाहरण स्पष्ट करें, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो जब भी किसी की भी परिभाषा पूछी जाए, उस परिभाषा के साथ उस परिभाषा को साबित करते हुए हमें उदाहरण जरूर देने हैं। अभी इस परीक्षा में भी कई बच्चों ने शब्द एवं पद में अंतर स्पष्ट कीजिए एग्जाम्पल नहीं दिए। जहां अंतर स्पष्ट की बात पूछ रहा है, जहां परिभाषा स्पष्ट करने की बात पूछ रहा है, स्पष्ट कब होगी जब आप उसे उदाहरण के साथ साबित करेंगे, तो उदाहरण भी देना हमें आवश्यक है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि उपसर्ग की परिभाषा को उदाहरण स्पष्ट करें या उपसर्ग की परिभाषा स्पष्ट कीजिए, उसकी परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा जब भी देते हो तो उदाहरण जरूर देना है। अगर अकेले प्रत्यय की परिभाषा दीजिए या क्वेश्चन आपको दे दिया उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जोड़े जाते हैं और नवीन शब्द बनाते हैं, और वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे जोड़कर नया शब्द बनाते हैं, और उनके दो एग्जाम्पल दे दिए। उपसर्ग में कितने तरह के उपसर्ग होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग तत्सम उपसर्ग कहा जाता है, हिंदी के उपसर्ग तद्भव उपसर्ग कहा जाता है, और विदेशी भाषाओं से आए गए उपसर्ग जिन्हें आगत उपसर्ग कहा जाता है। और प्रत्यय का वर्गीकरण, प्रत्यय में भी लगभग यही भेद है, स्रोत के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। स्रोत के आधार पर तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय और आगत प्रत्यय, और प्रकृति के आधार पर कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसी कृत और तद्धित प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करो, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो किसी क्रिया के मूल रूप यानी धातु के साथ जोड़े जाते हैं, और जब साथ जुड़ते हैं तो नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। और तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के दो उदाहरण भी हमने वहां पर स्पष्ट कर दिए। अब आप सभी के समक्ष जैसे मैंने ये उदाहरण दिया है, ब्लैक बोर्ड पर आपको कुछ शब्द लिखे दिखाई दे रहे हैं। उनमें पूछा गया है उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय न कीजिए। बेटा अगर उपसर्ग है तो लिखेंगे हम, उपसर्ग नहीं है तो उस कॉलम को छोड़ देंगे। मूल शब्द तो सभी में होना है, मूल शब्द को वहां लिख करके फिर प्रत्यय वाले स्थान पर जाकर के उसमें प्रत्यय को छांट करके हम उसको लिख देंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है अति संवेदनशील। अति संवेदनशील, अपने आप ही पता चल रहा है कि यहाँ उपसर्ग में आ गया अति शब्द, मूल शब्द निकला संवेदन और प्रत्यय लगा यहाँ शील, अति संवेदनशील। और ध्यान से देखना बेटा, अन्य ऐतिहासिक, अभी हमने पढ़ा ऐतिहासिक, है ना, तो इक तो प्रत्यय आ ही रहा है, इसको हमने पीछे लिख दिया इक। नैतिहास तो कोई शब्द नहीं होता क्योंकि इस अ के साथ ये न शामिल है, यानी उपसर्ग क्या लगा, अन्न, न के नीचे हलंत, ऐ की मात्रा है। ऐतिहास, ऐतिहास तो कोई शब्द नहीं होता, उस शब्द को सार्थक रूप में क्या उच्चारित किया जाता है, इतिहास, और इसको हमने यहाँ पर पूर्ति कर दी। अन्य उपसर्ग, इतिहास, मूल शब्द और एक प्रत्यय। इसी तरह से अगला शब्द देखिए, निर्बलता, ध्यान देना, निर रा ऊपर जब भी रेप में जाता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, रेप वाला अपने आप में पूर्ण नहीं होता, उसके नीचे जब भी उसे लिखा जाता है तो हलंत प्रयुक्त किया जाता है, यानी उपसर्ग तो यहाँ निकल गया निर, ठीक है। बल आ गया मूल शब्द और ता आ गया प्रत्यय, ये यहाँ पर ये भी और स्पष्ट हो गई। अगला कहता है सुसंगठित। अब देखिए बेटा, ई की मात्रा और ता, यानी छोटी ई की मात्रा और ता, ये तो निकल गया इसका प्रत्यय, उपसर्ग निकल गया इसका सु, और शब्द कौन सा बेटा बीच में, संगठन, तो यहाँ मूल शब्द आ गया इसका संगठन, सुसंगठन प्लस इत, क्या बन जाएगा, सुसंगठित। अब आता है सद्भावपूर्ण, ज्ञानपूर्ण, विद्यापूर्ण, धनपूर्ण और भावपूर्ण, तो यहाँ आ जाएगा सद तो उपसर्ग हो गया, भाव मूल शब्द हो गया और पूर्ण हो गया इसका प्रत्यय।
यहाँ पर आ जाता है बद, तमीज, ई की मात्रा। बड़ी की मात्रा है तो प्रत्यय कौन सा हुआ? ई। जैसे अभी मैंने आपको ईमानदार शब्द के पीछे ई प्रत्यय लगा के बताया, ईमानदारी। तो यहाँ बद तो आ गया आगत उपसर्ग, तमीज आ गया मूल शब्द, ये भी उर्दू भाषा का है, और ई लग गया प्रत्यय। अमानवीय, मानवीय, कौन सी की मात्रा? बड़ी की मात्रा। तो हमने यहाँ पे प्रत्यय निकाल लिया ई प्रत्यय। आ गया इसका उपसर्ग और मूल शब्द बच गया यहाँ पर मानव। ये बन गया अमानवीय। को समायोजित, ध्यान देना, तू तो यहाँ पे निकाल दिया उपसर्ग। इस कौन सी ई है? छोटी, तो हमने यहाँ पे लिख दी इस, ठीक है। और समायोजन, ये यहाँ आ गया मूल शब्द। समायोजन मूल शब्द इत लग गया, समायोजित को लगा दिया, को समायोजित। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके सम्मुख उपस्थित किए जा सकते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित शब्दों में कौन कौन से उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय प्रयुक्त किए गए हैं। बेटा जब हमने इन सारे प्रत्यय और उपसर्गों का अध्ययन किया है तो आपको मैं बता दूं, कई बार क्रमवाचक प्रत्यय भी प्रयुक्त किए जाते हैं। क्रमवाचक, जो उसका क्रम बताते हैं। जैसे मैंने लिखा 50, 50 शब्द के आगे मैंने लगा दिया उन यानी एक कम। इस 50 से एक कम ये उपसर्ग था, तो यहाँ नया शब्द क्या बना? 49, 49, है ना। ये क्या है? 39, 29, यानी एक कम। 30 से एक कम 29, एक कम 40 से 39, एक कम 50 से 49, एक कम 60 से 59, है ना। तो ये तो था उपसर्ग। लगभग इसी तरह क्या होता है कि क्रमवाचक प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। ये क्रमवाचक प्रत्यय कैसे प्रयुक्त होते हैं, देखिए आपके समक्ष में उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8, या लिखा मैंने 7, या मैंने लिख दिया 8, जो भी है, ठीक है। मैंने लिखा 2, या मैंने लिखा 3, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सरा प्रत्यय, पीछे जुड़ेगा प्रत्यय। यहाँ इन दोनों शब्दों के पीछे जोड़ना है हमें सरा प्रत्यय, और इनके पीछे जोड़ना है हमें वा प्रत्यय, वा। तो यहाँ 5 शब्द के साथ में जब वा प्रत्यय जुड़ा है, शब्द क्या बना? 5वां। इसी तरह से 7वां, 9वां, ये क्या है? क्रमवाचक प्रत्यय है। इसी तरह से 2 शब्द के साथ में नया शब्द जुड़ा प्रत्यय सरा, तो क्या बन गया? दूसरा। 3 के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया? तीसरा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो क्रमवाचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और उसके क्रम को वो बता देते हैं कि किस क्रम में यहाँ पर ये शब्द प्रयुक्त किया गया है। अब कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सुत शब्द और शिष्य शब्द, ठीक है। वचन बदलने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा ए या फिर इया। देखना बेटा, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है, और जब चंद्र बिंदु किसी स्वर के साथ प्रयुक्त होता है तो वो मात्रा के रूप में लग जाता है, और पीछे अनुस्वार के रूप में अंकित होता है, उसके साथ चंद्र नहीं लगता है। ध्यान दीजिए, मैंने पुस्तक शब्द लिखा, पुस्तक, या मैंने यहाँ पे लिखा किताब। इन दोनों शब्दों के साथ में जब ए प्रत्यय जुड़ा तो आप इसे पुस्तके, अब ए मात्रा लगे तो ये चंद्र बिंदु ना होके क्या रहेगा? सिर्फ अनुस्वार ही लगेगा, उसे अनुनासिक नहीं लिखेंगे। इसी तरह से किताब के साथ ए प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया? किताबें। वचन बदल गया, इनका बहुवचन के रूप में काम में आया। इया प्रत्यय, जब मैंने यहाँ पे लिखा नारी या मैंने लिखा नदी, ई कौन सा है? छोटा है ना, छोटी ई की मात्रा बता रहे हैं यहाँ पे। जब इन शब्दों में इया प्रत्यय जोड़ा, अब यहाँ पर यहाँ जो है नीचे स्वर है, ऊपर मात्रा के शिरोरेखा के ऊपर नहीं है, तो यहाँ ये अनुनासिक जैसा है वैसा ही प्रयुक्त होगा। और नया शब्द क्या बना? छोटी ई की मात्रा है तो रा पे छोटी ई लगा,
और यहाँ पे चंद्र बिंदु आ गया, नारियां। इसी तरह से क्या शब्द बना, नदियां, और ये इस तरह से एक वचन का बहुवचन बना देता है। अब यहाँ पर ये आ प्रत्यय है, सुत तो है पुल्लिंग शब्द, शिष्य भी है पुल्लिंग शब्द, इसके साथ में मैंने आ प्रत्यय जोड़ दिया, तो यह आ प्रत्यय जोड़ने से क्या शब्द बन गया, सुता या फिर शिष्या। क्या हो गया, यहाँ पे लिंग परिवर्तित हो गया। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ चूहा या बेटा, इसके साथ में या प्रत्यय जोड़ने से ये भी स्त्रीलिंग में परिणित हो जाते हैं। चूहा शब्द से या प्रत्यय जोड़ लिया, क्या बन गया, चूहिया। और इसी तरह से बेटा शब्द में या प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया, बिटिया। तो ये जो कई प्रत्यय हैं जो किसी भी शब्द को, जो पुल्लिंग शब्द है उससे स्त्रीलिंग में बना देते हैं, उसका क्रम भी बता देते हैं और उससे वचन में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। तो यहाँ आपके उपसर्ग और प्रत्यय का ये जो शीर्षक है वो पूर्ण होता है और इससे संबंधित जो भी लिखित कार्य है वो आपको पीडीएफ के रूप में आपके नंबर पर प्रेषित कर दिया जाएगा। आपसे यही अपेक्षा है मेरी कि यहाँ तक का ये जो कार्य है वो आपको समझ आया होगा। हमारी व्याकरण सुधा नाम की जो 9th क्लास की बुक है, उस बुक के अंदर इंटरनल एक्सरसाइज दी गई है, आंतरिक अभ्यास कार्य दिया गया है। बैठ करके आप अपने घरों में उस व्याकरण सुधा बुक कक्षा 9 में जो अभ्यास कार्य है उसको भी कीजिएगा, लेकिन आपकी जो नोटबुक है कॉपी, उस कॉपी के अंदर आपको पीडीएफ जो भेजी जाएगी उसी लिखित कार्य को करना है। धन्यवाद कक्षा में शामिल होने के लिए।